इस फाइल में अपन भाग 4 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो भाग 4 अब अपन देख रहे हैं। भाग 4 में किस चीज का वर्णन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य की नीति के लिए ये एक निर्देशक इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स भाग 4 में अपन देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टेट की पॉलिसी को ये तत्व गाइड करते हैं, राज्य की नीति के लिए ये निर्देशक का काम करते हैं। ठीक है, ये भाग 4 में ये तत्व है और इनका उल्लेख कहां से है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ओके, ये है भाग 4 के अंदर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग 4 है ना, 4 कह नहीं है, 4 कह में तो अगला आ जाएगा अपन मौलिक कर्तव्य अपन देखेंगे। ये सिर्फ भाग 4 36 से 51 तक अनुच्छेद दोनों इसमें शामिल है। यहाँ तक इसका विस्तार है 36 से 51 के बीच में। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है ना, आयरलैंड कह लो या डबलिन कह लो, बात एक ही है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में नहीं होता आयरलैंड, तो डबलिन अपने को देख लेना। तो कहाँ के संविधान से इसकी प्रेरणा ली है? आयरलैंड, आयरिश। एनी बेसेंट वहां से बिलोंग करती थी। एनी बेसेंट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में और होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ावा देने में भारत में बड़ा योगदान है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी वो जुड़ी हुई थी मदन मोहन मालवीय के साथ। ऐसे वही आयरलैंड। ठीक है, तो जैसे मौलिक अधिकार लिए गए अपन ने अमेरिका से लिए हैं, ठीक उसी तरह अपन जैसे अभी देखते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपन ने आयरलैंड से लिए हैं। अब अपन देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेषताएं, ठीक है, ये विशेषताएं देखिए। विशेषताएं क्या है? नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 जो मॉडर्न इंडिया में अपन देखते हैं, में उल्लिखित उन अनुदेशों मतलब इंस्ट्रक्शन के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और भारतीय प्रांतों में कार्यरत गवर्नरों को जारी किए जाते थे। मतलब 1935 के अधिनियम में वो डायरेक्शंस जो ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल या वायसरॉय और भारतीय प्रांतों में जो गवर्नर कार्यरत थे उनको वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसे निर्देश दिया करती थी कि आपको ऐसे ऐसे भारत में काम करना है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व इन्हीं अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। मतलब 1935 का जो अधिनियम था अपना, उसमें अपन इनकी झलक पाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या विशेषता है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, किस तरह का लोकतंत्र? आर्थिक और सामाजिक, है ना। इसको देखो ज्यादा अच्छा तरह यूं बोला जाता है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक वर्ड पहले बोलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। ठीक है, पहले सामाजिक वर्ड बोला जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है तो मैं इसको सही कर देता हूँ जिससे कि आपको ये बिल्कुल सही मिलेगा, है ना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ना, सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, न कि पुलिस राज्य का। ठीक है ना, जो कि औपनिवेशिक शासन काल में था। पुलिस राज्य कहाँ था? पुलिस स्टेट औपनिवेशिक काल में। पुलिस राज्य मुख्यतः कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। इसका लोक कल्याण से न्यूनतम सरोकार रहता है। पर किसका? पुलिस राज्य का। पुलिस राज्य सिर्फ बल में, डंडे में विश्वास करता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका मकसद क्या होता है? सभी लोगों का, ठीक है ना, किसी प्रकार का लोगों में भेद नहीं करता और सभी लोगों के कल्याण की बात लोक कल्याणकारी राज्य करता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के माध्यम से लोक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने का उद्देश्य रखते हैं, ना कि पुलिस स्टेट भारत को बनाने का। पुलिस स्टेट जो था वो अपन 1947 से पहले थे, कॉलोनियल राज के अंदर, औपनिवेशिक काल के अंदर। ओके, ऐसा है। फिर अगली विशेषता अपन क्या देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की? निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिफिएबल है, यानी उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अतः सरकार मतलब केंद्र
केंद्र सरकार या कौमा राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कोई स्थानीय जैसे अपन जैसे देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण व शहरी इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता सरकारों को इसे लागू करने के लिए, और अगर ये लागू नहीं करती सरकारें तो अपन इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार को हनन हो तो अपन कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है सरकार के किसी भी स्तर के द्वारा तो अपन कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ, संविधान अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा हुआ है कि ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिफिएबल है। निदेशक तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है ना, कि इनको ज्यादा से ज्यादा सरकार इनको कंसिडर करे कानून बनाने, ठीक है। लेकिन सरकार ऐसा कानून भी बना सकती है जिनसे कि इन नीति निर्देशक तत्वों का जरूरी नहीं है कि लागू ही हो, ठीक है ना। तो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार की बाध्यता नहीं होती, इसलिए अपन कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन जस्टिफिएबल होते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। लेकिन क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है? यस, ये संशोधन योग्य होता है। अनेक संविधान संशोधनों के द्वारा नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित, मतलब नए नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए। अपन जैसे देखेंगे 42 के द्वारा, 44 के द्वारा, फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 97वें संविधान संशोधन कोऑपरेटिव 2011 में जोड़ा, इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। तो ये संशोधन योग्य तो होते हैं, लेकिन ये गैर न्यायोचित होते हैं। ओके, फिर अगला देखते हैं अपन क्या है इसकी विशेषताओं में। यद्यपि इनकी प्रकृति क्या गैर न्यायोचित होती है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि किसी विधि की संवैधानिकता, है ना, मतलब संसद के द्वारा कोई विधि बनाई है, यदि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को तर्कसंगत मानते हुए वैध करार दे सकता है। मतलब न्यायालय को अगर लगता है कि संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई है, ठीक है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों को पालन कराना चाहती है, लेकिन वो ऐसी जो विधि है ना, वो जो उस समय जो लहर है उसके कहीं विपरीत जा रही है वो विधि, तो भी सरकार उस विधि को वैध ठहरा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, सहारा बानो केस जैसे जो अपन जैसे देखते हैं, तो उसमें अभी जो वर्तमान लहर है वो तो 3 तलाक के फेवर में ही थी, तो उस वर्तमान लहर के अगेंस्ट में अपन गए और अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता बनाने के तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। तो वर्तमान लहर के तो अगेंस्ट में था, लेकिन सरकार ने देखा चूंकि ये विधि जो है संसद की, ये नीति निर्देशक तत्व नंबर 44 को स्थापित या उसको प्रभावी करना चाहती है, तो सरकार ने ये जो अब 3 तलाक को बैन किया है उसको संसद की इस विधि को न्यायालय ने वैध ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने की मंशा रखती है, समझ गए। जबकि वर्तमान में जो एक लहर है या जो समाज में जो परिपाटी चल रही है उसके ये अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, ठीक है, न्यायोचित है, मतलब गैर न्यायोचित है, प्रकृति गैर न्यायोचित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायालय ये पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को तर्कसंगत मानते हुए वैध करार दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जस्टिफिएबल तो नहीं है, लेकिन कोर्ट इनका सहारा लेता है, ठीक है ना। कोर्ट सहारा कैसे लेता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि संसद की विधि, कोई विधि, संसद ने जो विधि बनाई है वो इनको फोकस करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है नीति निर्देशक को, तो ऐसी विधि जो कि प्रचलित धारा के विपरीत भी जाती है तो भी ऐसी विधि को न्यायालय वैध करार दे सकता है। क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है ऐसी विधि। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि विधि, ठीक है ना, कैसी जो नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करे उसको न्यायालय करार दे देगा, अगर ऐसी विधि वर्तमान या प्रचलित विचारधारा के अगेंस्ट में जाती है तो भी, ठीक है। तो ये 4 चीजें, विधि, निर्देशक तत्व को प्रभावी करना, वैध और प्रचलित विचारधारा। ओके, ये हो गया। फिर 6ठा नंबर बिंदु अपन देखते हैं क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह सिद्धांत है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को ऊंचे आदर्श प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। ये माइलस्टोन का काम करते हैं, मील का पत्थर, माइलस्टोन, और ये सरकार को गाइड करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे।
ठीक है ना। तो ये सरकार के मार्गदर्शन का काम करते हैं। ओके, ये इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, उसमें अपन विशेषताओं में क्या क्या देखा, मेन मेन विशेषताओं में क्या देखा, सबसे पहले 1935 के अधिनियम में जो अनुदेश है उनकी याद ये अपने को दिलाता है। दूसरा, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की मंशा रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये संविधान योग्य होते हैं, संविधान संशोधन योग्य होते हैं, संशोधन योग्य होते हैं। और फिर न्यायालय 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 क्या न्यायालय ऐसी विधि जो कि नीति निर्देश तत्व को प्रभावी करना चाहती है, ऐसी विधि को न्यायालय वैध करार दे सकता है, चाहे वो प्रचलित मान्यताओं के अगेंस्ट में वो विधि जाती हो। और ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के समक्ष ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि इनको गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया है, कि ऐसा क्यों है कि इनके हनन पर या सरकारें इसे लागू नहीं करती है तो अपन कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण अपन देखते हैं। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक कारण क्या है, ये वैज्ञानिक कारण क्या है, ये उन्हें मतलब नीति निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। मतलब जब संविधान अपना बना था उस समय अपनी स्थिति थोड़ी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। फिर धीरे धीरे मजबूत होने लगी, तो आज अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई नीति निर्देशों को अपन इम्प्लीमेंट किया भी है, आगे आने वाले पेजों में देखेंगे अपन। देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक रहा, है ना। अलग अलग विविधताएं, पूरे देश के अंदर अलग अलग विविधता है। ठीक है, तो सरकार का ये मानना है इस विविधता को बनाए रखने के लिए, जैसे अनुच्छेद 44 है वो समान सिविल संहिता की बात करता है। तो अपन देखते हैं देश में अलग अलग विविधता है। ठीक है ना, जैसे अपन जैसे बोलते ही है कि भारत जैसे जाना जाता है विविधता के लिए। ठीक है ना, विविधता के लिए तो जाना ही जाता है भारत देश। ठीक है ना, और फिर कुछ जो क्षेत्र थे वो पिछड़े भी थे, तो उनके अंदर अपन सोचे कि नीति निर्देश लागू करके फटाफट विकास का एक अपन बाढ़ लिया है विकास की, ऐसा संभव नहीं था। तो विविधता और पिछड़ेपन के कारण इनके क्रियान्वयन में बाधक रहा है विविधता और पिछड़ापन देश का। फिर जनसंख्या विस्फोट, इतने जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ी अपन देखेंगे 1921 से लेकर। ठीक है, तो इस जनसंख्या विस्फोट के कारण जो सरकार के उपलब्ध संसाधन थे वो कंपेटिवली कम पड़े, तो उस कारण से सरकार नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन के ऊपर प्रभावी फोकस नहीं कर पाई। फिर केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, अपन जैसे देखेंगे नीति निर्देश तत्व के कई कई क्या ज्यादातर विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, तो अगर उन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्यों को बोलती है, मतलब केंद्र सरकार तो मॉडल कानून बना सकती है और बोलती है राज्य सरकारों को क्या आप भी ऐसा कानून बनाओ, तो वो जब विपरीत पार्टियां होती हैं केंद्र और राज्य सरकारों में, तो वो एक तनाव को जन्म देती है ऐसी परिस्थिति में। तो इस कारण से इनको गैर न्यायोचित बनाया गया। वित्तीय संसाधनों की कमी, देश में विविधता और पिछड़ापन, जनसंख्या विस्फोट और केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंधों के कारण। ओके, ये अभी अपन ने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या है, अब अपन देखते आते हैं जो बिल्कुल काम की बात है कि ये अपने नीति निर्देशक तत्व हैं सारे, जैसे मैंने आपको याद करवाए हुए हैं। ठीक है ना, एक तो जैसे मैं यहाँ बोलना चाहूंगा आपको कि अगर वो क्ल्यू आपने नहीं देखे ना पहले वाले वीडियो में जो मैंने डाला है, पहला वीडियो जो डीपीएसपी का, वो नहीं देखा है ना, तो इस फाइल में डियर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ से, अभी तक विशेषताएं तो आ जाएंगी समझ में, आगे अब जो टेक्निकल पोर्शन है ना, जो असली नीति निर्देशक तत्व चीज है वो बायगोड यहाँ से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर यहाँ से आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखोगे ना, पहला वीडियो देखे बगैर, तो आपको नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां याद करवाए हैं नीति निर्देशक तत्व का महत्व ही बस इन तत्वों को आर्टिकल्स के अनुसार याद करने में। तो अगर नहीं देखा वीडियो तो पहले वो क्लू से याद कर लो, और देख लिया है आगे बढ़ोगे आ जाओ। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जैसे जो अपन ने माइक्रो के अंदर देखा था, माइक्रो वाले वीडियो में वो सारी चीजें इसके अंदर बेसिक मैंने बता रखी है, सेम टू सेम वो सारे आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं, उनको यहाँ दोहराने की जरूरत कतई नहीं है। तो इसको तो करेंगे अपन स्किप। अब अपन यहाँ आ जाएंगे पेज नंबर 3 पर। अब पेज नंबर 3 क्या है, पेज नंबर 3 भैया ये है कि जो ये ग्रीन कलर में आपको आएंगे ना, जैसे जहां ये हरा रंग भरा हुआ ना, ये हरा रंग, ये
जहां जिस जिस लाइन में हरा रंग भरा हुआ ना वो तो उस अनुच्छेद का विषय है, कंटेंट है। और फिर जो नीचे आपको व्हाइट में मिलेगा ना, ये सफेद में उसको अपन ने क्रियान्वयन किया है, वो सारा बिंदु सफेद के अंदर लिखा हुआ। मैं जैसे आपको आगे वाले पेज एक सरसरी निगाह में यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो, अब जैसे जो भी हरे रंग में मिलेगा ना, ये हरे रंग में, तो ये आपको क्या बताएगा कि अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ, राज्य द्वारा अनुच्छेद को नीचे तक नीति तत्व, जैसे ये कै के अंदर क्या था, कै कबूतर, उसमें क्या था, जीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। ख में क्या था, ख खान, तो धन का स्वामित्व नियंत्रण ऐसा हो कि सार्वजनिक हित में सर्वोत्तम उपयोग हो, है ना। तो ये सारी चीजें अब आएंगी। तो हरे रंग के अंदर मेन आर्टिकल है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो भी किया है वो व्हाइट कलर में अपने को मिलेगा। ऐसे अब अपन आगे देखेंगे। आ जाओ। तो ये प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी साइड पर काफी क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। तो अनुच्छेद 36 सबसे पहला अनुच्छेद, इसमें क्या राज्य की परिभाषा है जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है, मौलिक अधिकारों में भाग 3 में वो की वो परिभाषा यहाँ लागू होती है। तो राज्य से क्या मतलब है, द स्टेट से क्या मतलब है कि केंद्र की संसद, केंद्र की सरकार, है ना, केंद्रीय संसद, केंद्रीय सरकार, और केंद्रीय सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी विभाग, राज्य की संसद और राज्य की सरकार, सरकार में आ जाते सभी कर्मचारी सब। फिर जितने भी अपन प्राधिकरण वगैरह देखते हैं, सारी बॉडीज वो आ जाती है उसमें। जो स्वायत्त शासन निकाय हैं वो सारे प्राधिकार, अथॉरिटीज, वो सारी राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाती है। तो ये तो हो गया 36 में। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, ये गैर न्यायोचित है। जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा, कारण भी देखा कि क्यों बनाया गया इन्हें गैर न्यायोचित। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 38 में। तो 38 मैंने आपको याद कराया था, अठे न्याय और समानता है ना। तो क्या था, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण बनाने के लिए, ठीक है। और व्यक्तियों, भौगोलिक क्षेत्रों और व्यवसायों के मध्य असमानता का अंत करने की कोशिश राज्य करेगा, ठीक है ना। 38 1 में लोक कल्याण, 38 2 में व्यक्तियों, भौगोलिक क्षेत्रों, व्यवसाय में असमानता का अंत करेगा। तो मैंने बोला था अठे लोक कल्याण, अठे तो मतलब 8, अठे लोक कल्याण और असमानता मतलब समानता है, तो असमानता का अंत मतलब समानता है, तो अठे लोक कल्याण और समानता की बात है। तो इस प्रोविजन को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, क्वेश्चन यही आता है, मेन में बहुत आते हैं ये, है ना। तो यूं अपन, तो इसको लागू कैसे किया अपन ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अपन ने इम्प्लीमेंट किया 1952 से, ठीक है। तो समुदाय विकास कार्यक्रम के तहत ये अपन ने इसको लागू किया। ओके, समुदाय विकास कार्यक्रम के तहत, समुदाय विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। फिर अपन देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये माउंटेन हिल डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम 1960 में। सूखा संभावित क्षेत्र, ये डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974। एकीकृत ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1974। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा 2006, ठीक है। तो इन सब के द्वारा अपन ने लोक कल्याण और असमानता का अंत करने की बात करी है, ठीक है। तो ये सारे आदि मानव जीवन जीने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, तो ये सारी लोक कल्याण की बातें इसके अंदर आती हैं। फिर अपन जैसे देखते हैं लोक कल्याण और कैसे सुनिश्चित किया गया है सरकार द्वारा समय समय पर, वो देखते हैं अपन आओ, ठीक है ना। लोक कल्याण और समय समय पर कैसे सुनिश्चित किया गया, योजना आयोग के द्वारा, ये देखो योजना आयोग वह पंचवर्षीय योजना है, तो योजना आयोग ने जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, उनके माध्यम से भी लोक कल्याण सुनिश्चित किया गया है, ठीक है ना। देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है ना, प्लानिंग की, USSR से अपने ये लिया था, रूस से, को अपनाया गया। इस आधार पर योजना आयोग का गठन कर आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया गया, है ना। योजना आयोग द्वारा अपने जीवन काल में कुल 12 पंचवर्षीय योजना संचालित की गई। इन योजनाओं में है ना, थोड़ा इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, है ना, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, ठीक है ना। कुल 12 पंचवर्षीय योजना द्वारा। तो जैसे अपन देखते हैं कि अंतिम
जैसे आपने थी पंचवर्षीय योजना, तो वो 2017 के अंदर खत्म हो गई। ठीक है, 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। ओके, फिर इसके बाद जगह ले ली किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने योजना आयोग का जो काम था उसी को आगे बढ़ाया। ज्यादा कोई फर्क नहीं था, वही नई बोतल में पुरानी शराब थी बस। नीति आयोग वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग NITI है ना, इसका फुल फॉर्म नीति आयोग, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। फिर इसने भी काम को आगे बढ़ाया, देश के विकास को। ऐसा नहीं कि योजना फेल हो गया था, नो। ठीक है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना काम, बस देश हित में दोनों ने योगदान दिया। ओके, तो ये था। तो इन दोनों के द्वारा अपन ने जैसे देखा, तो अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण और समानताओं का बढ़ावा, वो के इम्प्लीमेंट, अनुच्छेद 38 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार द्वारा ये सारे कदम उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन यही आता कई बार कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है नीति निर्देश तत्व को। तो अपन को ऐसे एक एक अनुच्छेद के अनुसार याद रखना पड़ेगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि कैसे की गई है, यू, है ना। इनको अनुच्छेद के साथ ही चिपका के रखो, अलग अलग पढ़ोगे जैसे बुक्स में दिया रहता है अमूमन, तो याद नहीं होगा प्यारे। मैं भी पढ़ा सकता था सीधा, वो अभी फोटो शेयर करा के बुक्स नो। तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कि इस अनुच्छेद से रिलेटेड क्या अपन प्रोविजन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, वो अपन को याद होना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ओके, फिर अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 39। तो पहले तो अनुच्छेद 39 बोलते ही दिमाग में खुल जाना चाहिए अनुच्छेद 39 है क्या। जैसे अपन ने बोला था नो, है ना 39। अब 39 में वो क्या क्या गड़ है, च तक है, तो आप पहले याद करो, है ना। पहले याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा अभी देखो मामला। फिर आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, भाग 4 पढ़ा रहे हो और क्या पढ़ा रहे हो। आ जाओ, तो 39 क्या है ना, राज्य द्वारा अनुसरणीय मतलब फॉलो करने लायक को निर्देश हो। अब जैसे कै में क्या है, तो क्या कबूतर था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था, जीविका। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है ना। समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब पुरुष को भी हक है काम पाने का और महिला को भी हक है काम पाने का। यहाँ वो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, घड़ी वेतन कार्य। यहाँ काम, यहाँ बात क्या है कि मुझे भी काम मिले, ही को भी काम मिले और सी को भी काम मिले। ऐसा नहीं है कि ही को मिले या सी को मिले, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को काम मिलना चाहिए। ही मतलब पुरुष और सी मतलब स्त्री, ये तो जानते ही है ना। नागरिकों को बता दिया, आप सोचो कहीं हिंदी में इसी का आगे सब ऐसा, है ना। तो सभी को काम मिले, तो इसमें अपन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे कि नरेगा के तहत अपन देखते हैं। तो नरेगा के तहत कोई भेदभाव नहीं है, APL BPL बस ग्रामीण परिवार होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी को भी दे सकते हैं अपन, महिला पुरुष किसी को भी, एडल्ट, है ना। तो मनरेगा के तहत देखा। फिर कर्मकार प्रतिकार अधिनियम मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, मतलब अगर ये इंजरी लग जाती है कहीं, तो वैसे देखो इस कर्मकार वाले को यहाँ अपन नहीं चर्चा करें, तो ये इसको अपन बात बना, ये किस में आएगा, ये कर्मकारों की सुरक्षा संबंध में आएगा, जैसे न्यायोचित दशाओं में, है ना। तो यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। फिर ये है यहाँ पे ठेका श्रम विनिमय और उत्साधन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट। तो ठेका में मतलब ऐसा नहीं कि ठेकेदार सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो ठेकेदार जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सबको इम्प्लीमेंट करेगा, रोजगार देगा। ठीक है ना, तो कह में ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ में से अभी हटा दूंगा, फिर हम आगे वाले पे चर्चा करेंगे ये कंपनसेशन वाला न्यायोचित दिशाओं में। फिर ख में अपन देखते हैं राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व, है ना। सार्वजनिक धन मतलब जो जनता से वसूला गया धन, वो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करेगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, है ना। वो कहने का मतलब क्या, जो जनता से जो पैसे लिए हैं ना, वो जनता के विकास पे खर्च होंगे, बात इतनी सी। तो खैर खान अपन ने याद किया था कि सार्वजनिक हित, है ना, खान सबके लिए यूज में जाएंगे, खान के संसाधन, खैर खान। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, शाही खर्च मतलब प्रीवी पर्स, इसका अंत कर दिया गया था 1971 में। तो प्रीवी पर्स एक्चुअली था क्या, ये जो अपन देखते हैं जो अपनी पहले अनुसूची थी, तो उसमें जैसे राज्यों का वर्णन था, तो उसमें जो भाग ख के अंदर जो राज्य लिखे हुए थे ना, जो रजवाड़े जो थे, तो उन रजवाड़ों के लिए जब बने थे वो, तो उन रजवाड़ों के लिए व्यवस्था की गई थी प्रीवी पर्स की, शाही खर्च की। तो केंद्र सरकार ने ये बोला था कि सारा आज से राजस्व सरकार वसूलेगी, लेकिन शाही राजघरानों के खर्चों की पूर्ति के लिए कुछ पैसा उस
राजस्व में से शाही परिवारों को दे दिया जाएगा। तो इसको अपन बोलते थे प्रीवी पर शाही खर्च, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि जनता का जो पैसा था वो तो इनके ऐशो आराम के लिए खर्च हो रहा था, इनकी ठाठ के लिए। तो शाही पर्स का अंत, शाही खर्च प्रीवी पर्स का अंत किया गया है, ठीक है ना। पर्स, ये पर्स मैं सही लिखूं, ये पर्स थोड़ा सा गलत लिखा गया, प्रीवी पर्स ऐसा है भाई। प्रीवी पर्स का अंत किया गया, और किसने किया? 1971 में इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंदिरा गांधी का, ये प्रीवी पर्स, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कहने का मतलब इंदिरा गांधी पर्स नहीं रखती थी, यूं याद रख लो आप, है ना। तो प्रीवी पर्स, वैसे राजघरानों से बहुत ज्यादा चिढ़ती है इंदिरा गांधी को, खासतौर पर जैसे गायत्री देवी से। तो खै खान में ये हो गया। अब गै गाय आ गया संसाधन, याद है आपको, है ना। गै गाय क्या है, देखने के लिए पिछला वीडियो देखो बेटे। गै गाय है ना, गै गाय में क्या है, उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, ठीक है ना। तो उत्पादन के साधन में क्या आते हैं, जैसे भूमि है, उद्योग है, खनिज है, ठीक है, अपने बैंक है। तो इनका अहितकारी संकेंद्र नहीं हो, मतलब ये किसी एक व्यक्ति के पास में ये कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अहितकारी संकेंद्र मतलब ऐसा संकेंद्र नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए जो कि जनता के हित के अगेंस्ट में जाए, ये होता है अहितकारी संकेंद्र। तो इसमें अपन जैसे देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने क्या किया, जैसे भूमि सुधार कानून लागू किए गए। तो क्या था, आजादी से पूर्व किसान जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा के शोषण का शिकार थे। जमींदार तो मतलब वो जो पुश्तैनी जैसे जो थे, चौधरी साहूकार जो थे, उन्हें जमींदार बोलते थे, और जागीरदार वो जिन्हें वेतन के बदले एक जागीर, भूमि का टुकड़ा मिलता था। तो इनके शोषण से किसान परेशान थे, किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची 1951 में भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई। तो अब इन जैसे भूमि सुधारों के तहत क्या क्या किया गया, जैसे अपन जैसे देखते हैं कि भूमि सुधारों के तहत क्या क्या हुआ, ये क्या क्या गया, ऐसे नहीं कि अनुसूची है, ये नंबरिंग है, वैसे एबीसीडी भी कर सकते हो। जैसे बिचौलियों, जैसे जमींदार, जागीरदार, इनामदार क्या होते थे, ये सरकार की तरफ से एक तरह से राजस्व वसूलने का काम करते थे, ठीक है। इनामदार आदि को समाप्त किया गया। किराएदारी सुधार, जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया अधिनियम जैसे बने, किराया अधिनियम है आज की तारीख में, ठीक है, ये बने। फिर अपन जैसे देखते हैं गय में क्या है, भूमि सीमांकन व्यवस्था, हदबंदी और चकबंदी लागू की गई। हदबंदी मतलब कि इस हद से ज्यादा या इस लिमिट से ज्यादा तुम भूमि नहीं रख सकते, और चकबंदी मतलब, चक्का मतलब छोटे छोटे भूमि के टुकड़े, तो चकबंदी मतलब छोटे छोटे भूमि के टुकड़े के जोड़कर उस बड़ा भूमि का टुकड़ा बनाया गया, तो वो थे चकबंदी। एक मिनट, माइक को जरा सा- ठीक है, वो हो गई चकबंदी, ठीक है। फिर इसके अपन देखते हैं कि अतिरिक्त भूमि का मतलब सरकार के पास जो अतिरिक्त भूमि थी वो किसको दी गई, वो गरीब लोगों में बांटी गई, ठीक है ना। अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मतलब जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, उन लोगों को सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया। ठीक है ना, ऐसे। फिर अपन देखते हैं बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके तहत अपन देखते हैं राष्ट्रीयकरण में क्या क्या हुआ, कि जैसे जीवन बीमा एलआईसी जो था उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। 14 जो प्रमुख बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 के अंदर, राजीव गांधी, सॉरी, इंदिरा गांधी द्वारा। सामान्य बीमा मतलब जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1971 में, ठीक है। तो अपन ने जैसे देखा कि अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, ठीक है, किसके तहत, 39 गै के तहत, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं। फिर अपन जैसे देखते हैं संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, तो क्या हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, तो अपन देखते लोक कल्याणकार या सामाजिक आर्थिक न्याय एक ही बात है, कि न्याय में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1976, मोरारजी देसाई सरकार अपन ने देखी, 1978 होगा, 44वें संविधान संशोधन 1978, 1978, मोरारजी देसाई की सरकार, मतलब 42 हुआ है सेंटर में। तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर कानूनी अधिकार मतलब मूल अधिकार से हटा दिया और कानूनी अधिकार भाग 13 अनुच्छेद 300 का बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब अपन ने जैसे देखा, ये सब किसके तहत है, 39 गै के तहत है, कि आर्थिक संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब आगे अपन देखते हैं क्या आ जाएगा,
घ घ घड़ी आ जाएगा, समान कार्य घड़ी में देख के काम करना, बताया था मैंने ऐसे। इसमें क्या है, घ घड़ी में घ घड़ी में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो इसके लिए क्या मिले, इसके लिए क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार ने क्या किया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 के तहत वर्ग जाति लिंग के आधार पर आजीविकाओं में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 अपन को याद रखना है। डय में सड़क था, तो उसमें अपन ने जैसे देखा था कर्मकारों, सड़क बनाते हैं कर्मकार, ये क्या था, पुरुष और स्त्री कर्मकारों की स्वास्थ्य की रक्षा तथा बालकों की सुकुमार अवस्था टेंडरेज का दुरुपयोग ना हो, है ना, मतलब उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, उनको चोट लग जाए तो उनकी रक्षा हो, स्त्री और पुरुष कर्मकारों की, है ना। तो अब यहाँ आएगी वो चीज जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये मैंने गलत पेस्ट कर दिया, ये जो चीज थी ना कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, ये यहाँ से कट होएगा और ये यहाँ पे पेस्ट होएगा, ये यहाँ आएगा ये, ठीक है ना, ये यहाँ, ये एक मिनट, ये इसको ये ठीक है ना, ये कि यूं आदत से आदत है ना, तो स्त्री पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा हो तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, ये सुकुमार अवस्था क्या होती है, टेंडर एज में आपको बताऊं, है ना, सुकुमार ये क्या होती है, जैसे जो 18-19 वाली जो एज होती है ना, मतलब बच्चा जो है वो ना बालक होता है और ना वयस्क होता है, सुकुमार अवस्था उसको अपन बोलते हैं, मतलब 18 से लेके 18 और 19 की जो आयु होती है ना, उसमें ना वो बालक होता है ना एडल्ट होता है, मतलब उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सुकुमार अवस्था। तो ये क्या बोलता है, स्त्री और पुरुष कर्मकारों की स्वास्थ्य की रक्षा होगी और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या बनाए, कारखाना अधिनियम बने हुए, उनके अंदर ये है प्रोविजन की ये इसकी स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। फिर कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है कि अगर काम के दौरान किसी व्यक्ति को या कर्मकार को इंजरी होती है तो उसको कंपनसेशन उद्योगपति द्वारा दिया जाएगा। ओके, ये है डय में, ठीक है, डय सड़क में कर्मकार आ गया ना, कर्मकार की स्वास्थ्य। फिर चय में चरखा में अपन ने बालक जैसे देखा था, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ सरकार ने, ये अपन जैसे देखते हैं। तो क्या है ये, चय में बालकों के स्वतंत्र और गरिमा वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों के अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से, है ना, मतलब बालकों और अल्पवय व्यक्तियों, मतलब जो अभी मैच्योर नहीं हुआ सुकुमार अवस्था में, कि शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा, कहने का मतलब बालकों के संरक्षण की बात है चय चरखा। तो इसमें जैसे अपन ने क्या किया है कि बंधुआ श्रम पद्धति उत्साधन मतलब एबोल्यूशन अधिनियम है ना, बंधुआ मजदूर जो अपन उसका हटाना, उत्साधन का मतलब होता है एबोलिश करना। बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम, है ना, मतलब प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बाल श्रम। फिर 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1980 कर दिया गया। बाल उसमें मतलब अलग अलग, बाल तो मतलब चाइल्ड है और किशोर मतलब एडोलोसेंट है उसके अंदर, है ना, बाल और किशोर श्रम निषेध एवं अविनियम मतलब रेगुलेशन एक्ट 1980, ठीक है, ऐसे है ये 1986 हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब 2016 के अंदर उसमें अमेंडमेंट हुआ है चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर। ओके, तो ये अपन ने जैसे देखे, ये सब क्या थे, ये सब अपन ने देखे अनुच्छेद 39 में जो था ना, अभी तक अब 39 ही देखा सिर्फ, कैसे छह तक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रोविजंस हैं, मतलब जैसे जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तो सवाल यही आता है कि कैसे निजी तत्व को अपन ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये उसके सारे एग्जाम्पल है, ये अपन को याद रखने हैं जो अपन ने अनुच्छेद 39 के अंदर पढ़े। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीति निर्देश तत्व को जो लागू किए गए हैं ना, नीति निर्देश तत्व, उनके बारे में आप लिखो।
तो पहले तो नीति निर्देश तत्व याद हो अपन को, 39 में कैसे चाहे याद होगा, तब आप जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे। पहले नीति निर्देश तत्व याद नहीं तो क्या लिखोगे, फिर गोल गोल बात करोगे। थोड़ा सा पंचायती राज याद आएगा, 40 में लिख दिया। थोड़ा सा फिर 3 तलाक तो चर्चा हुआ, 44 में लिख दिया। फिर थोड़ा सा और सोचा तो चलो 51 भी याद आ गया। फिर याद आया अरे यार 39 का निःशुल्क विधिक सहायता तो मैं भूल ही गया। तो भैया यूं याद कर करके लिखोगे ना, नंबर नहीं है। एग्जामिनर नहीं था, एग्जामिनर जानता है ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जानता है कि पहले नीति निर्देश तत्व उसको याद है कि नहीं, फिर लिखोगे आप तो क्रियान्वयन तो है कि नहीं। तो पहले नीति निर्देश तत्व को अच्छी तरह याद करो, बार बार पहला सबसे पहला वाला वीडियो देखो, उसके बाद आप उसको अभिव्यक्त करना सीखोगे। पहले माइक्रो फैक्ट तो याद हो यार ऐसे। तो अभी अपन ने 39 आर्टिकल 39 देखा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 39 कै, ठीक है। 39 कै अपन नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। ओके।